Assalamu alaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture will be based on the solved idiomatic expressions from the past papers of CSS and they are from 1974 to 1976. तो इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हमारे पास idiomatic expression है वो है when all is said and done और after all is said and done। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इन दी एंड, यानी कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो इन दी एंड जो है वो आप किसी की लाइफ से भी ले सकते हैं, किसी स्टोरी के एंड से भी ले सकते हैं, किसी सिचुएशन के एंड से भी ले सकते हैं। तो ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यूज़ हो सकता है। सेंटेंस देखें इसका, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन ओनली गुड डीड्स मैटर, ओनली दे डिफाइन हु यू आर। तो इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब आपके पास आखिर आ जाते हैं, तो फिर सिर्फ अच्छी चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैंने इसको ह्यूमन लाइफ से रिलेट किया है, आप इसको किसी भी और सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एन एक्स टू ग्राइंड। अब ये बहुत कॉमन इडियम है और ये अक्सर आता भी है और पेपर्स में भी आता है और कॉमनली यूज़ भी होता है और इसका मीनिंग जो है वो भी बहुत ईजी है, विच इज़ हैविंग अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव और मोटिव। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि एक्स क्या है? एक्स इज़ अ वेपन। एक्स टू ग्राइंड का मतलब है कि जैसे आप अपने वेपन को यूज़ करें। तो अगर आप इसका मीनिंग याद करने की कोशिश करें फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एक्स टू ग्राइंड, तो उसका यही मतलब होगा कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव या आप अपना कोई आपने कोई ग्रज रखा हुआ है, कोई पुराना आपका मामला है किसी के साथ, आप उसको हैंडल करना चाह रहे हैं। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और मोटिव के लिए, मकसद के लिए, किसी पुराने मकसद के लिए या पहले कोई भी आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो। आई नो द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी अगेंस्ट मी बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा जो है वो बायस्ड होगा आपके मामले में, उसको वो अपना कोई पर्सनल मोटिव या अपना कोई पुराना झगड़ा आपके साथ निकालना चाह रहा होगा। तो ये नेगेटिव वे में मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट वन इज टर्न अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है न्यू, और लीफ जो है ये वहाँ पे, यहाँ पे पत्ते वाला लीफ नहीं यूज हो रहा। जो बुक के पेजेस होते हैं हम उनको भी लीव्स कहते हैं। तो टर्न अ न्यू लीफ का मतलब है, जैसे ये साइड पे आपको इस पिक्चर में भी आ रहा है कि एक नया सफ़ा पलटना या फिर एक नया बाब शुरू करना या एक नई शुरुआत करना किसी भी चीज़ की। और वो किस लिए है? वो किसी अच्छाई के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेक अ चेंज फॉर बेटरमेंट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग फ्रेश, किसी चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना, अच्छे काम के लिए, अच्छे मकसद के लिए। आफ्टर ऑल ईयर्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड वायलेंस ही फाइनली डिसाइडेड टू टर्न अ न्यू लीफ। तो इसका क्या मतलब है कि पीछे जो उसने बुरे काम किए या ड्रग अब्यूज के साथ जो भी टाइम गुजारा, नाउ ही इज डिसाइडिंग टू टर्न अ न्यू लीफ, नया एक नई शुरुआत के लिए उसने कदम उठाया। तो इसको हम पॉजिटिवली यूज करते हैं। टर्न अ न्यू लीफ हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। नेक्स्ट वन इज बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर आप दोनों तरफ से कैंडल को जला दें तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह से वेस्टिंग मच एनर्जी बाय वर्किंग इन अ हैक्टिक वे, बहुत ज़्यादा काम करना या बहुत ज़्यादा मेहनत करना, एफर्ट करना किसी चीज़, तो उसकी वजह से क्या हो? वो आपको हैक्टिक कर दे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट कर दे। गेटिंग द प्रमोशन वॉज नॉट ईजी, जॉन हैज़ बिन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स फॉर मैनी डेज, यानी कि ज़्यादा काम किया, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए। तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली इट इज़ यूज इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट वन इज लीव इन द लर्च, टू लीव समवन अलोन इन अ बैड और डिफिकल्ट टाइम। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि बीच रास्ते छोड़ देना, ये बिल्कुल उसी तरह से लीव से ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है और उसका मतलब है कि आप किसी को छोड़ रहे हैं। Nowadays people promise you their support but in the end they leave you in the lurch। कि वो क्या करते हैं? They just leave you alone, आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपके हाल पे छोड़ देते हैं। तो ये भी नेगेटिव है, इसकी कॉनोटेशंस भी आपकी नेगेटिव है। आप सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव वे में आपने बनाना है। नेक्स्ट वन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1975 and the first one from 1975, to sow one's wild in a stupid way। वाइल्ड से ही आपको पता चलना चाहिए कि आप सेंसिबल की बात नहीं करें, किसी अक्लमंद, किसी वाइज की बात नहीं करें, बल्कि आप स्टूपिड या थॉटलेस होने की बात करें, कि बेवकूफ़ाना वे में बिहेव करना, उस तरह से एक्ट करना जो है, या वाइल्ड से याद रखें। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू शुड गेट सीरियस अबाउट लाइफ एंड स्टॉप सोइंग द वाइल्ड ओट्स, यानी कि लाइफ में सीरियस होने की कोशिश करनी चाहिए और बेवकूफ़ हरकतें करने से बाज आना चाहिए। तो आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिवली यूज़ किया है, सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव वे में आया है, आप भी इसको
चाहे तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों वेज में यूज़ कर सकते हैं. स्टॉर्म इन अ टी कप, exaggerating a problem or making something bigger than it is. जैसे अब स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म किसे कहते हैं? तूफान को. और टी कप बहुत छोटा सा होता है, तो उसमें आप किसी इतनी बड़ी चीज़ बंद नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी भी बड़ी चीज़ को किसी छोटी चीज़ को इतना बड़ा बना सकते हैं. ठीक है, तो एग्जैजरेशन का मतलब ही यही होता है, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना. मतलब मसले को ऐसे बताना कि वो हो ही ना इतना बड़ा, और आप उसको ऐसे बता रहे हो कि वो बहुत बड़ी चीज़ है. तो सेंटेंस देखिए. नॉट एवरी मैटर इज मच स्वेयर एंड इंटेंस, आई थिंक यू आर स्ट्रोमिंग इन अ ठीक. मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने स्ट्रोम से स्ट्रोमिंग कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंटेंस देखे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना दिया. आवर्स जैसे लेट आवर था, इसका मतलब यही है कि देर तक जागते रहना, देर तक काम करते रहना. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट दिस डेडलाइन, यू विल हैव टू कीप लेट आवर्स. यानी कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. सो इट्स मोर लाइक पॉजिटिव, और वो वर्किंग हार्ड के मीनिंग में आता है. एज सच नेगेटिव सेंस उसकी नहीं आती कोई भी. नेक्स्ट वन इज टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन. तो इसका क्या मतलब है? टू एंड होप और बिकम डेस्परेट, यानी कि मायूस हो जाना, उम्मीद छोड़ देना, ना उम्मीद हो जाना. और इसका सेंटेंस क्या है? रिजेक्टिंग दिस ऑफर विल थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई फ्यूचर. यानी कि वो क्या कर देगा? बिल्कुल इसको ख़त्म कर देगा, ना उम्मीद कर देगा. तो ये नेगेटिव है, और आप इसको इसी तरह से नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे. अ कॉक एंड बुल स्टोरी. अब देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है कॉक एंड बुल, दे आर बोथ एनिमल्स, एंड एनिमल्स डोंट टेल यू स्टोरीज. जानवर कोई बात नहीं करते, वो कुछ बताते नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये ऐसी स्टोरी है जिसपे विच इज़ हार्ड टू बिलीव एंड इट मीन्स टू मिसलीड, यानी कि आपको रास्ते से हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस्तेमाल हो, और झूठी कहानी हो. पुलिस थॉट दैट हिम गेटिंग रॉब वाज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि उसकी कहानी पे किसी ने यकीन नहीं किया, एंड दे थॉट इट वाज all misleading. Now, solve idioms from 1976. And the first one is point blank, meaning extremely close to a target. और point blank का क्या मतलब होता है? कि जब जैसे हम कहते हैं कि somebody shot at him from point blank, यानी कि बहुत करीब से किसी को मारना, और ये नेगेटिव वे में ही हमेशा यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज़ इन डोलड्रम्स. डोलड्रम्स का मतलब है डिप्रेस्ड, डल एंड लिस्टलेस. बिल्कुल भी आप जैसे हमने पीछे अभी किया था, ना उम्मीद होने वाला, डिप्रेस होने वाला, इसका भी यही मतलब है, और ये भी नेगेटिव वे में यूज़ हो रहा है. व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट द लाइफ फील्स लाइक इन द डोलड्रम्स, यानी कि जब हर चीज़ में आपको नाकामी हो रही हो, तो आपको ऐसे लगता है कि यू आर इन द डोलड्रम्स. सो ये दिस इज़ ऑल्सो इन अ नेगेटिव वे. नेक्स्ट वन, डोल आउट और ऑन द डोल, दोनों में से किसी भी तरह से आपके पास आ सकते हैं, एंड दे विल हैव द सेम मीनिंग. रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज रिलीफ, जैसे किसी कहीं आफत आ गई है, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया, उनके नतीजे में गवर्नमेंट जब किसी को कोई पेमेंट देती है तो उसको कहते हैं डोल आउट. या फिर जैसे किसी की वॉर में या किसी फाइट में किसी की डेथ हो गई है, एंड द गवर्नमेंट पेज देम लाइक इन द पुलिस और इन द आर्मी. ठीक है, वो कोई भी ऐसा हो सकता है, तो वो मनी एज अ रिलीफ इज गिवन टू द फैमिलीज. सेंटेंस देखें. दे आर ऑन द डोल बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेड अर्नर इन देयर फैमिली. तो मैंने इसको सेकंड वाले तरीके से यूज़ किया, ऑन द डोल. आप डोल आउट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और मैंने क्या शो किया कि बिकॉज देयर इज़ नो वन हु टू अर्न द मनी, दैट्स व्हाई दे आर ऑन द डोल. नेक्स्ट वन इज़ एट क्रॉस पर्पसेस, और इसका मतलब है हैविंग ऑपोजिट और कॉन्फ्लिक्टिंग गोल फ्रॉम अदर्स. एक दूसरे से आपका इख्तलाफ होना, और आपका पर्पस और आपका कोई भी काम करने का जो उसमें आपके जो मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, वो डिफरेंट हों एक दूसरे से. क्रॉस से ही आपको पता चल रहा होगा, क्रॉस होता है ऑपोजिट होना. इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट देम एट द सेम टेबल सिंस दे आर एट क्रॉस पर्पस फ्रॉम ईच अदर. एट द सेम टेबल का क्या मतलब है? कि उनको एक जगह पे उनकी मौजूदगी होना, कि एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकें या कुछ डिस्कस कर सकें. क्यों? क्योंकि उनके पर्पसेस एक दूसरे से डिफरेंट है. सो इट इज़ इन अ नेगेटिव वे, आप इसको नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ चीक बाय जाउल, और इसका मतलब है इन क्लोज रिलेशन और इंटीमेट वन. एक दूसरे के साथ मतलब आपका
किसी के साथ बहुत करीबी रिश्ता होना, बहुत क्लोज होना उनके साथ, जैसे फ्रेंडशिप हो गई या ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है. ऑल्दो दे आर चीक बाय जोल विद ईच अदर, दे स्टिल फाइट सम टाइम. कि वो बहुत एक दूसरे से करीब हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं या अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं या नेगेटिव में. मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव में यूज़ किया. So this is all for today. This is all from 1974 to 1976 and I hope आपको समझ आई होगी, आसान लगा होगा और आपको इसको याद रखने में भी आसानी होगी. And I will see you in the next lecture. So until then, Allah